गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं शिव नारायण पांडे। मैं अपने YouTube चैनल लुमिनस बायो क्लासेज पर जीव विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर के आपके सामने आता हूं। जो मेरा YouTube चैनल देख रहे हों उन सभी से निवेदन है कि इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इसे अधिकाधिक शेयर करें और सभी लोग बेल आइकन भी दबा लें ताकि मैं उसका नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और सभी लोग उससे लाभान्वित होते रहें। इसका आपको कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना है, यह निस्वार्थ सामाजिक सेवा है। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम लोग स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ स्टमक अर्थात आमाशय की संरचना और उसके कार्यों के संबंध में अध्ययन करेंगे। आमाशय की संरचना और कार्यों के संबंध में अध्ययन करने से पूर्व मैं आपको आमाशय की लोकेशन के संबंध में बता दूं कि यह आमाशय शरीर में स्थित कहाँ पर होता है। आमाशय शरीर में डायफ्राम के नीचे उदर गुहा में हल्का सा तिरछे स्थित होता है। यह सिकल शेप्ड होता है, हंसियाकार होता है और आमाशय आहारनाल का सबसे चौड़ा और बहुत ही प्रासार्य अंग होता है। आमाशय अरेखित पेशियों का बना हुआ बहुत ही फैलने वाला अंग होता है, प्रासार्य अंग होता है। जैसे जैसे भोजन आमाशय में भरता जाता है वह फैलता जाता है, लेकिन जब आमाशय खाली रहता है उस समय इसकी बाहरी दीवार तो सपाट रहती है, लेकिन अंदर वाली दीवार पर बहुत सारे उभार दिखाई देते हैं अंदर की तरफ, और इन उभार तथा गर्तों को रिजेज कहा जाता है। आमाशय एलिमेंट्री कैनाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। थैले जैसी संरचना है, अरेखित पेशियों की बनी हुई है और ग्रासनाल आकर के आमाशय में खुलती है। भोजन मुख गुहा से फेरिंग्स और फेरिंग्स से इस ग्रासनाल से होता हुआ आमाशय में आकर के इकट्ठा होता रहता है। लगभग 2.5 से 3 घंटे भोजन आमाशय में इकट्ठा रहता है और जब भोजन के अंतर्ग्रहण की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है उस समय ग्रासनाल के सबसे निचले वाले भाग पर जो स्फिंक्टर्स मसल पाई जाती हैं, यह स्फिंक्टर्स मसल कार्डियक स्फिंक्टर मसल कहलाती हैं और यह कार्डियक स्फिंक्टर मसल बंद हो जाती हैं और भोजन ग्रासनाल से ऊपर की तरफ नहीं जाने पाता है। स्फिंक्टर मसल्स तो पाइलोरिक आमाशय के पाइलोरिक पार्ट के नीचे जहां यह आमाशय नली का रूप धारण करता है अर्थात डेओडिनम और आमाशय के बीच भी स्फिंक्टर मसल पाई जाती हैं और यह स्फिंक्टर मसल्स पाइलोरिक स्फिंक्टर मसल कहलाती हैं। पाइलोरिक स्फिंक्टर मसल भोजन को आमाशय से ग्रहणी अर्थात डेओडिनम में जाने का मार्ग प्रशस्त करती हैं और हर समय यह बंद रहती हैं, लेकिन जब भोजन आमाशय से इस डेओडिनम में जाना होता है उसी समय यह स्फिंक्टर्स मसल शिथिल होकर के पाइलोरिक ट्रैक्ट को खोलती हैं और भोजन जो अब अर्धपचा हुआ भोजन है जिसको काइम कहा जाता है, यह आमाशय से ग्रहणी में जाता है। आमाशय के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। आमाशय में सबसे ऊपर का भाग जो
संधायु तंतुओं द्वारा ऊपर की तरफ रिब्स की हड्डियों से जुड़ा रहता है, वह भाग इसका कार्डियक पार्ट कहलाता है। आमाशय इस कार्डियक पार्ट से थोड़ा सा बाएं की तरफ एक काफ़ी बढ़ा हुआ भाग होता है जो उसका फंडस पार्ट कहलाता है। लेकिन आमाशय का सबसे निचला भाग जहाँ से आंत शुरू होती है वह भाग पाइलोरस पार्ट कहलाता है। अतः आमाशय यानी स्टमक के कुल 3 मुख्य भाग होते हैं। सबसे ऊपर का कार्डियक पार्ट और उसके बगल का बाएं तरफ का भाग फंडस पार्ट और सबसे निचला पाइलोरस पार्ट कहलाता है। लेकिन पाइलोरस पार्ट और इस फंडस पार्ट के बीच का जो भाग होता है आमाशय का, उसको बॉडी ऑफ स्टमक अर्थात कार्पस पार्ट कहा जाता है। इस तरह से यह कहा जा सकता है कि आमाशय के कुल 4 भाग हैं, लेकिन उसमें से 3 काफ़ी महत्वपूर्ण भाग हैं, कार्डियक पार्ट, फंडस पार्ट और पाइलोरस पार्ट। बात मैं अब यह कहना चाहता हूँ कि यह जो आमाशय है यह अरेखित पेशियों की बनी हुई थैले जैसी बहुत ही प्रासार्य संरचना, बहुत ही फैलने वाली संरचना होती है और आमाशय एक फूड रिजर्वायर का कार्य करता है। इस ग्रासनाल से होता हुआ भोजन आमाशय में आकर के इकट्ठा होता रहता है। अगर मैं आमाशय की आंतरिक संरचना के बारे में आपको बताऊं तो यह जो आमाशय है यह अरेखित पेशियों की बनी हुई प्रासार्य संरचना है। बाहर की तरफ तो यह इस भाग काफ़ी इसका चिकना और सपाट होता है, लेकिन जो आमाशय की आंतरिक दीवार होती है वह बहुत से रूजेज में अंदर की तरफ उभरी रहती है। यानी इस आमाशय की आंतरिक दीवार पर बहुत से उभार और गर्त पाए जाते हैं और उन्हीं गर्तों में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स स्थित होती हैं। आमाशय की सबसे आंतरिक संरचना में क्रम से जब अध्ययन किया जाए तो आमाशय की जो सबसे आंतरिक संरचना होती है इस पर का जो स्तर होता है उसको म्यूकोसा स्तर कहा जाता है। म्यूकोसा स्तर में ही गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं और म्यूकोसा स्तर के नीचे का जो भाग होता है उसको सब म्यूकोसा स्तर, फिर सब म्यूकोसा स्तर के नीचे का जो भाग होता है उसको मस्कुलरिस स्तर कहा जाता है और मस्कुलरिस स्तर के नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन्स होती हैं। यानी आमाशय में सबसे आंतरिक जो सतह होती है वह म्यूकोसा स्तर होता है और यह जो म्यूकोसा स्तर होता है उसी म्यूकोसा स्तर की फोल्डिंग से गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बनती हैं। जब हम भोजन करते हैं वह भोजन आमाशय में आकर के इकट्ठा होता रहता है और इन्हीं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आमाशय की गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो गैस्ट्रिक जूस स्रावित होते हैं, जठर रस जो स्रावित होते हैं, उसी जठर रस में विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स और कुछ हार्मोन्स तथा इंट्रिंसिक फैक्टर्स होते हैं जिनका वर्णन मैं अभी आगे करूंगा। मैं यहाँ आमाशय की कार्यकी के संबंध में आपको थोड़ा सा बता दूं कि जब हम भोजन करते हैं भोजन आकर के आमाशय में इकट्ठा होता रहता है। फिर यह जो स्फिंक्टर मसल्स पाई जाती हैं, चाहे वह कार्डियक स्फिंक्टर्स मसल हों और यह जो पाइलोरिक स्फिंक्टर मसल्स होती हैं, यह दोनों स्फिंक्टर्स मसल्स
बंद हो जाती हैं और भोजन इसी बॉडी ऑफ स्टमक में इकट्ठा रहता है। उस समय आमाशय में दो तरह की क्रियाएं होती हैं, एक फिजिकल एक्टिविटीज होती है और दूसरा केमिकल रिएक्शन होता है। यानी आमाशय में भौतिक और रासायनिक दो तरह की क्रियाएं होती हैं। भौतिक क्रियाओं में इस आमाशय में जो पेरिस्टाल्सिस होती है, आमाशय में जो यह क्रमाकुंचन गति होती है, उसके कारण भोजन के जो जो भाग हम खाए हुए हैं या विभिन्न प्रकार के जो भोजन हम खाए हुए हैं वह सभी एक ही में मिक्सअप हो जाता है। उसी दौरान आमाशय की गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो गैस्ट्रिक जूस स्रावित होते हैं उसमें विभिन्न प्रकार के पाचक एंजाइम्स, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये सभी भोजन में मिलते रहते हैं और जब वह भोजन में मिलते हैं उस समय वह भोजन का आंशिक पाचन भी प्रारंभ करते हैं। अर्थात आमाशय में दो तरह की क्रियाएं हुई, एक भौतिक क्रियाएं और दूसरी रासायनिक क्रियाएं। भौतिक क्रिया के अंतर्गत भोजन के सभी भाग या विभिन्न प्रकार के भोजन जिनको हमने अंतर्ग्रहण किया है वह एक ही में मिल जाता है और पाचक एंजाइमों तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रभाव से यह भोजन सफ़ेद लुगदी जैसा और काफ़ी मुलायम हो जाता है, जिसे काइम कहा जाता है। भोजन ग्रहण करने के 2-3 घंटे तक यह क्रियाएं होती हैं। इसके बाद इंट्रिंसिक फैक्टर की सहायता के प्रभाव से यह स्फिंक्टर मसल्स खुलती हैं और यह काइम ग्रहणी से होता हुआ आगे की तरफ बढ़ता है। इसका वर्णन मैं इंटेस्टाइन वाले पार्ट में करूंगा, आंत वाले पार्ट में करूंगा, जिसमें छोटी आंत बड़ी आंत के भाग में हम बताएंगे छोटी आंत के कितने भाग होते हैं, बड़ी आंत के कितने भाग होते हैं। ये सभी का वर्णन हम आंत वाले पार्ट में करेंगे। लेकिन आज मैं केवल आपको स्टमक पढ़ा रहा हूँ, आमाशय पढ़ा रहा हूँ, तो केवल आमाशय की गैस्ट्रिक ग्लैंड से स्रावित होने वाले डाइजेस्टिव एंजाइम्स, इंट्रिंसिक फैक्टर्स और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा गैस्ट्रिन हार्मोन के संबंध में अध्ययन करेंगे। आइए, आमाशय की आंतरिक संरचना का जब आप अध्ययन करेंगे तो मैंने आपको बताया है कि उसकी सबसे आंतरिक सतह का जो प्रथम भाग होता है वह म्यूकोसा स्तर होता है और इसी म्यूकोसा स्तर की फोल्डिंग के कारण गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बनती हैं, जठर ग्रंथियां बनती हैं और इन जठर ग्रंथियों से जो पदार्थ स्रावित होते हैं उन सभी को सम्मिलित रूप से जठर रस कहा जाता है, अर्थात गैस्ट्रिक जूस कहा जाता है। अब हम यह अध्ययन करते हैं कि इस गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में कौन कौन सी सेल्स होती हैं जो किन किन पदार्थों का श्रावण करती हैं, इसका अध्ययन हम लोग करेंगे। आइए हम अध्ययन करते हैं कि यह जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आमाशय में पाई जाती हैं उसमें सबसे बाहरी जो स्तर होता है और इसमें भी यह जो गैस्ट्रिक ट्रैक्ट पिट बनती है उस सतह की जो कोशिकाएं होती हैं यह कोशिकाएं म्यूकस सेल्स कहलाती हैं और यह म्यूकस सेल्स म्यूकस अर्थात श्लेष्म का श्रावण करती हैं। यह जो श्लेष्म स्रावित होता है उसका आमाशय की आंतरिक दीवारों पर लगभग 0.8 मिलीमीटर मोटा एक अस्तर बन जाता है। इसके प्रभाव के कारण यानी इस म्यूकस पदार्थ के प्रभाव के कारण किसी भी पाचक एंजाइम का दुष्प्रभाव आमाशय की आंतरिक दीवारों पर नहीं पड़ता है। प्रायः बच्चे इस प्रकार के प्रश्न करते हैं कि जब हम लोग मांस खाते हैं तो मांस तो आमाशय में पच जाता है, लेकिन मांसपेशियों का बना हुआ आमाशय क्यों नहीं पचता? तो इसका एकमात्र उत्तर यही है कि आमाशय की
जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं उसमें म्यूकस सेल्स द्वारा स्रावित म्यूकस यानी जो श्लेष्म स्रावित होता है, इस श्लेष्म का आमाशय की आंतरिक दीवारों पर लगभग 0.8 मिलीमीटर मोटा अस्तर बन जाता है और यह म्यूकस का अस्तर आमाशय की दीवारों को पचने से रोकता है। यह म्यूकस का अस्तर इस डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो जठर रस में होते हैं, इस डाइजेस्टिव एंजाइम्स के दुष्प्रभाव से उनको रोकता है। लेकिन कभी आमाशय में बहुत दिनों तक अम्लीयता का प्रभाव हो या व्यक्ति शराबी हो, उस समय यह जो म्यूकस का अस्तर होता है, यह उस शराब में अथवा अम्लीय प्रभाव के कारण यह नष्ट हो जाता है। इसीलिए डाइजेस्टिव एंजाइम्स का दुष्प्रभाव आमाशय की आंतरिक दीवारों पर होने लगता है और उसमें अल्सर बन जाते हैं, छोटे छोटे नासूर बन जाते हैं, छोटी छोटी फुंसियाँ बन जाती हैं और उन पर जब वायरस अथवा बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है तो यह अल्सर प्राणघातक भी हो सकता है और वही कैंसर का कारण भी बन सकता है। आमाशय में पाए जाने वाले इस अल्सर को पेप्टिक अल्सर कहा जाता है। पेप्टिक अल्सर की पहचान आप कैसे करेंगे कि किसी व्यक्ति को पेप्टिक अल्सर है अथवा नहीं? जब आप भोजन ग्रहण करते हैं अथवा पानी ही पीते हैं और वह ग्रासनाल से होता हुआ आमाशय में जाता है और ज्यों ही कोई भोज्य पदार्थ, चाहे वह द्रव अवस्था में हो अथवा अर्धठोस या अवस्था में हो, जब कोई भी पदार्थ इस आमाशय में जाता है फौरन आमाशय में दर्द प्रारंभ हो जाता है। इसका यह आशय लगा लेना चाहिए, इसका यह अनुमान लगा लेना चाहिए कि व्यक्ति के स्टमक में पेप्टिक अल्सर है और एक कुशल डॉक्टर के पास, एक अनुभवी डॉक्टर के पास जाकर के उसका इलाज करना चाहिए, उससे सलाह लेनी चाहिए। अन्यथा यह पेप्टिक अल्सर कैंसर का कारण बन सकता है और जीवन खतरे में पड़ सकता है। अब जो दूसरी सेल्स पाई जाती हैं इस गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में, वह कहलाती हैं पेराइटल सेल्स। पेराइटल सेल्स को ऑक्जिंटिक सेल्स भी कहा जाता है। यह ऑक्जिंटिक सेल्स हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और इंट्रिंसिक फैक्टर का स्रावण करती हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रभाव से भोजन का कठोर भाग काफ़ी मुलायम हो जाता है। जैसे कुछ लोग मांसाहारी होते हैं और किसी जंतु का मांस खाते हैं या मछली खाते हैं तो छोटी छोटी जो हड्डियां आमाशय में चली जाती हैं भोजन के साथ, तो यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उन हड्डियों को आमाशय में गला करके काफ़ी मुलायम और पचने योग्य बना देता है। तो इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रभाव से भोजन काफ़ी मुलायम हो जाता है। प्रश्न यह पूछा जाता है टीजीटी की परीक्षाओं में, पीजीटी की परीक्षाओं में और नीट की परीक्षाओं में या सामान्यतः कंपटीशन की परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जाता है कि आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किन कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। इसका उत्तर आप यही देंगे कि आमाशय की जठर ग्रंथियों में पाई जाने वाली पेराइटल सेल्स, जिन्हें ऑक्जिंटिक सेल्स भी कहा जाता है, इन्हीं ऑक्जिंटिक सेल्स से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है। मैंने आपको बताया कि यह जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है यह भोजन को मुलायम कर देता है, साथ ही यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के माध्यम को अत्यधिक अम्लीय कर देता है। आमाशय में इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रभाव से भोजन का pH मान उसका 3.8 के लगभग हो जाता है और इस अम्लीय माध्यम में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की शेष सेल्स, जिनसे गैस्ट्रिक जूस स्रावित होते हैं,
जिसमें पाचक एंजाइम्स होते हैं, वे सभी ग्रंथियां सक्रिय हो जाती हैं, एक्टिवेट हो जाती हैं और पाचक एंजाइम्स का स्रावण करने लगती हैं। आइए अब उन कोशिकाओं के संबंध में भी अध्ययन कर लें जो जठर ग्रंथियों की मुख्य कोशिकाएं हैं जिनसे पाचक एंजाइम्स स्रावित होते हैं। आमाशय की गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में पाई जाने वाली चीफ सेल्स, जिसको जाइमोजेनिक सेल्स भी कहा जाता है, चीफ सेल से पेप्सिन नामक प्रोटीन पाचक एंजाइम स्रावित होता है, जो अपनी निष्क्रिय अवस्था पेप्सिनोजन के रूप में रहता है। और इसी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रभाव से जब भोजन का माध्यम अम्लीय हो जाता है, उस समय यह पेप्सिनोजन अपनी निष्क्रियता को त्याग करके पेप्सिन के रूप में आ जाता है और भोजन के प्रोटीन का पाचन प्रारंभ करता है। साथ ही इसी चीफ सेल, जिसे जाइमोजेनिक सेल्स कहा जाता है, उससे गैस्ट्रिक लाइपेज भी अल्प मात्रा में स्रावित होते हैं। और यह गैस्ट्रिक लाइपेज भोजन में पाए जाने वाले छोटे छोटे लिपिड्स अणुओं को, उनको मोनोग्लिसराइड्स और फैटी एसिड में तोड़ने का कार्य करते हैं, अर्थात लिपिड के छोटे अणुओं के पाचन में सहायता करते हैं। आमाशय की गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जो इस गैस्ट्रिक ग्लैंड के सबसे निचले स्तर में, सबसे नीचे वाले भाग में पाई जाती हैं, इनको एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स कहा जाता है। और यह एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स गैस्ट्रीन नामक हार्मोन का स्रावण करती हैं। यह गैस्ट्रीन हार्मोन गैस्ट्रिक ग्लैंड के एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स से स्रावित होता है, लेकिन पूरे शरीर में इसका संचरण ब्लड द्वारा होता है। यानी यह गैस्ट्रीन हार्मोन आमाशय की गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स द्वारा स्रावित होता है और इसकी टारगेट सेल गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ही होती हैं। और इसी गैस्ट्रीन हार्मोन के प्रभाव से आमाशय की गैस्ट्रिक ग्लैंड्स गैस्ट्रिक जूस का स्रावण करती हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के पाचक एंजाइम होते हैं। वैसे भोजन का पाचन तो मुख गुहा से ही प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि जब भोजन को हम लोग चबाते हैं बकल कैविटी में, तो उसमें लार मिलता रहता है और लार में टाइलिन नामक मंड पाचक एंजाइम होता है। तो भोजन का आंशिक पाचन तो मुख गुहा से ही प्रारंभ हो जाता है, लेकिन भोजन के अन्य पदार्थों, अन्य पोषक पदार्थों का पाचन इस आमाशय से प्रारंभ होता है। परंतु इस गैस्ट्रिक लाइपेज की वजह से भोजन के छोटे लिपिड अणुओं का पाचन इस आमाशय में होता है, लेकिन जब भोजन आगे की तरफ बढ़ता है, इस आंत में ड्यूडेनम के पास आता है, वहाँ पित्त के प्रभाव से वसा का एमल्सिफिकेशन होता है और वसा का ठीक ढंग से पाचन इस ड्यूडेनम से प्रारंभ होता है। आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आमाशय में लगभग 3.5 करोड़ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं, यानी आमाशय में लगभग 3.5 करोड़ जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो सम्मिलित रूप से एक ऐसे अम्लीय और हल्के पीले
पदार्थ का स्रावण करती हैं जिसे हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। आमाशय में लगभग 100 गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पर मिलीमीटर एरिया पाई जाती हैं, यानी आमाशय की आंतरिक सतह पर प्रति मिलीमीटर में लगभग 100 गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं। इस तरह से संपूर्ण आमाशय में लगभग 3.5 करोड़ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स अर्थात जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं जो जठर रस का स्रावण करती हैं। इस जठर रस में लगभग 97 से 99% जल और शेष 1% में इंट्रिंसिक फैक्टर्स और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की चीफ सेल्स से स्रावित होने वाले पेप्सिनोजन एंजाइम्स तथा गैस्ट्रिक लाइपेज होते हैं। यह गैस्ट्रिक लाइपेज लिपिड के छोटे अणुओं के पाचन में सहायता करते हैं, लेकिन जो यह पेप्सिनोजन होता है यह अपनी निष्क्रिय अवस्था में ही रहता है, लेकिन आमाशय की गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के ऑक्जेंटिक सेल्स द्वारा जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है यह भोजन के माध्यम को, आमाशय में भोजन के माध्यम को अत्यधिक अम्लीय बना देता है और आमाशय में उसी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रभाव से भोजन का जो माध्यम होता है काफ़ी अम्लीय हो जाता है और इसी अम्लीय प्रभाव के कारण यह जो पेप्सिनोजन है यह अपनी सक्रिय अवस्था पेप्सिन के रूप में आता है। और पेप्सिन एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है। जो बच्चे दूध पीते हैं अथवा पशुओं के जो बच्चे अभी दूध पीते हैं उनमें एक रेनिन हार्मोन भी स्रावित होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के उसी चीफ सेल से जिससे पेप्सिनोजन स्रावित होता है। यह रेनिन एंजाइम भी स्रावित होता है और रेनिन एंजाइम शिशुओं में दूध के पाचन में सहायता करता है। यह दूध की केसिन प्रोटीन को उसके अर्धठोस अवस्था कैल्शियम पैराकैसिनेट अर्थात दही में परिवर्तित कर देता है। आमाशय में दूध का पाचन नहीं होता है जब तक वह रेनिन हार्मोन के प्रभाव से दूध की केसिन प्रोटीन कैल्शियम पैराकैसिनेट अर्थात दही में परिवर्तित नहीं हो जाती, तब तक दूध का पाचन नहीं होता है। आप देखे होंगे छोटे बच्चों में, शिशुओं में देखे होंगे, अगर बच्चा दूध पिया और दुर्भाग्यवश थोड़ी ही देर में उसे वोमिटिंग हो गई तो आप देखते हैं कि दूध फटा फटा सा निकलता है। उसी रेनिन एंजाइम के प्रभाव से दूध दही में जब तक नहीं परिवर्तित हो जाता तब तक उसका पाचन नहीं होता है। तो वह जो फटा सा भाग निकलता है दूध का, वो तो दूध दही में परिवर्तित हो रहा है इस रेनिन एंजाइम की वजह से। लेकिन जब बच्चे दूध नहीं पीते हैं उस समय भोजन के अन्य भाग में जो प्रोटीन होती है उसका पाचन अथवा जो बाहर से दूध हम खाते हैं अपनी किशोरावस्था, बाल्यावस्था अथवा वयस्क या वृद्धावस्था में, उस समय दूध का पाचन यही पेप्सिन एंजाइम करता है जो गैस्ट्रिक ग्लैंड की चीफ सेल से स्रावित होता है। प्रश्न इस तरह का भी आता है परीक्षाओं में कि शिशुओं में दूध का पाचन किस एंजाइम के प्रभाव से होता है। शिशुओं में दूध का पाचन रेनिन एंजाइम के प्रभाव से होता है, लेकिन किशोरावस्था, बाल्यावस्था, वयस्क अवस्था अथवा वृद्धावस्था में दूध का पाचन पेप्सिन एंजाइम के प्रभाव से होता है। अब यह जो गैस्ट्रिक जूस स्रावित होता है आमाशय में, उसमें हमने आपको बताया है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर्स होते हैं। इस गैस्ट्रिक ग्लैंड की चीफ सेल से स्रावित होने वाले
पेप्सिनोजन होते हैं जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रभाव से अपनी सक्रिय अवस्था पेप्सिन के रूप में आते हैं और प्रोटीन के पाचन में सहायता करते हैं। साथ ही गैस्ट्रिक लाइपेज भी होते हैं। यह गैस्ट्रिक लाइपेज भोजन के साथ आए हुए छोटे लिपिड अणुओं के पाचन में सहायता करते हैं, लेकिन जो भोजन के अधिकांश लिपिड होते हैं उनका पाचन तो जो अग्नाशय होता है उससे स्रावित होने वाले पूर्ण पाचक रस, जिसको पैंक्रियाटिक जूस अथवा अग्नाशयी रस कहा जाता है, उसमें उपस्थित एंजाइम की सहायता से होता है। और ज्यों ही भोजन इस पाइलोरी डक्ट से होता हुआ ग्रहणी में अर्थात ड्यूडेनम में पहुंचता है, वहीं इसमें पित्त स्रावित कर दिया जाता है। पित्त में कोई भी पाचक एंजाइम नहीं होता है, लेकिन यह भोजन के माध्यम को क्षारीय बनाता है और वसा के इमल्सिफिकेशन करता है, अर्थात वसा के पाचन में सहायता करता है। इसका वर्णन मैं जब एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का वीडियो आपके सामने लेकर के आऊँगा तो उसका विस्तृत वर्णन करूँगा, अर्थात जब मैं लीवर के संबंध में आपको बताऊँगा या और मैं जब आपको पैंक्रियाज के संबंध में बताऊंगा। यही एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं जो पाचन में सहायता करते हैं, उसमें हम इसका विस्तृत वर्णन करेंगे। मैं आपको यहाँ बताऊं कि जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसमें उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के माध्यम को अम्लीय बना देते हैं और इसी अम्लीय माध्यम में पेप्सिनोजन जो अपनी निष्क्रिय अवस्था में है वह अपनी सक्रिय अवस्था पेप्सिन के रूप में आ जाता है। ये गैस्ट्रिक जूस का कार्य है। और उस गैस्ट्रिक जूस में उसकी एंडोक्राइन ग्लैंड से जो गैस्ट्रिन हार्मोन स्रावित होता है, वो जिसकी टारगेट सेल यह गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ही होती हैं, यह ब्लड द्वारा संचरित होकर के आमाशय में पाई जाने वाली गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को गैस्ट्रिक जूस स्रावित करने के लिए एक्टिवेट करता है, उत्तेजित करता है। साथ ही इस गैस्ट्रिक जूस में इंट्रिंसिक फैक्टर्स होते हैं जो कार्डियो स्फिंक्टर मसल्स और पाइलोरिक स्फिंक्टर्स मसल की संकुचन और शिथिलन का नियंत्रण करते हैं, आमाशय के फैलने और संकुचन का नियंत्रण करते हैं। आमाशय बहुत ही प्रासार्य अरेखित पेशियों का बना हुआ अंग होता है, एक थैले जैसी संरचना होती है। लेकिन जब आमाशय खाली रहता है तो उसकी आंतरिक दीवार पर यह रुझ, गर्त और उभार देखे जा सकते हैं, स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। यहाँ एक बात यह भी बताऊं कि जो यह गैस्ट्रिक जूस होते हैं इसमें उपस्थित एंजाइमों की सहायता से मनुष्य में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है, उसको पचाने वाले एंजाइम्स ही नहीं होते हैं, परंतु शाकाहारी जंतुओं में सेलुलोज का पाचन होता है। मनुष्य में सेलुलोज का पाचन, यह प्रश्न आता है, बार बार पूछा जाता है कि भोजन के किस अवयव का पाचन मनुष्य में नहीं होता है। आप स्पष्ट रूप से उत्तर देंगे कि मनुष्य में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है। लेकिन यह प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है कि भोजन के किस अवयव का पाचन आमाशय में नहीं होता है। मनुष्य में तो सेलुलोज का पाचन होता ही नहीं, लेकिन जो लिपिड होता है उसके बृहद अणुओं का पाचन इस ड्यूडेनम और उस आंत के उसके आगे वाले भाग से प्रारंभ होता है, जब इसमें पित्त मिल जाता है, बाइल जूस मिल जाता है। बाइल जूस में कोई भी पाचक एंजाइम नहीं होता है, हमने अभी आपको बताया है। लेकिन यह जो पित्त होता है यह वसा का इमल्सिफिकेशन करता है। आप अपने जीवन में न पता किए हों या अथवा न किए हों, लेकिन न किए हों तो आज जाकर के अवश्य करिएगा। आप एक कटोरी में पानी और सरसों का तेल दोनों लेकर के जब आप रखेंगे तो देखेंगे
कि तेल पानी की ऊपरी सतह पर आ जाता है, लेकिन जब उस कटोरी में बहुत देर तक आप मथेंगे उसको बिढ़ोलक की सहायता से, तो देखेंगे कि उसका इमल्सन तैयार हो जाता है। वह पानी और तेल एक ही में मिल करके इमल्सन बन जाता है, पायस बन जाता है। ठीक वही कार्य पित्त करता है। यह वसा का इमल्सिफिकेशन करता है। दो द्रव पदार्थों के मिश्रण को इमल्सन कहा जाता है। आप सभी से मेरी गुजारिश है कि आप सभी लोग मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक उसको शेयर करें, ताकि आपके साथ आपके दोस्त भी उससे लाभान्वित हो सके। और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने, सब्सक्राइब करने और शेयर करने का कोई भी अतिरिक्त चार्ज आपको नहीं लगता है। आप उससे लाभान्वित हों, आपके दोस्त भी लाभान्वित हों, सभी लोग उससे लाभान्वित हों, यही YouTube चैनल पर पढ़ाने का मेरा एकमात्र उद्देश्य है। थैंक यू।